हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज भारतीय मानसून की बात करेंगे। मानसून को आपको इस तरह से समझना है कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाए कि मानसून है क्या। आप हमेशा मानसून पढ़ते हो, उसको भूल जाते हो, क्या धारणा है, क्या सिद्धांत है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि मानसून किस तरह से भारत में आता है, कौन कौन से सिद्धांत है, क्या कारण है, इनको आपको समझना होगा और यहाँ से आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, भारतीय मानसून तो आता ही है। भारतीय मानसून समझना बिल्कुल आसान है। समझाने से पहले आपको कुछ चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको विश्व भूगोल में और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये विश्व का यानी कि ग्लोब का मानचित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस ग्लोब पर अलग अलग रेखाएं हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये बीचों बीच वाली जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा भूमध्य रेखा है। इसके बाद में आई भूमध्य रेखा हो गई। इसके बाद में ये वाली रेखा कर्क रेखा है। इसके बाद में ये वाली रेखा आपके मकर रेखा है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके भारत है कर्क रेखा के यहाँ पर इनकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में मैंने आपको बताया था कि भारत कहाँ पर है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। तो भारत यहाँ पर कर्क रेखा पर राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पर भारत है और इस भारत पर यहाँ पर यानी कि ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान होगा। अब इसको समझने के बाद में मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ जिनको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे ये ग्लोब मैंने यहाँ पर उतार दिया। उतारने के बाद में ये वाली बीचों बीच की जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है। कौन सी? यानी कि भूमध्य रेखा बोलो या विषुवत रेखा बोलो, दोनों का मतलब ये की है। तो ये भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई, बीचों बीच की 0 डिग्री वाली हो गई। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है वो कौन सी है? ये आपके कर्क रेखा है। कौन सी वाली? कर्क रेखा। और नीचे वाली यानी कि जो नीचे वाली है ये 23.5 डिग्री की जो रेखा है ये कौन सी है? ये मकर रेखा है। भूमध्य रेखा दो भागों भारतीय पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो बात करें तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपका यानी कि ये वाली ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा दो भागों बांटती है। ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तो आपके हवाएं अलग अलग प्रकार की होती है। हवाएं यानी कि आपके यहाँ से ये कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा और ये वाली आपकी मकर रेखा। अगर मैं बात करूं तो हवाएं आपके 3 तरह की हवाएं स्थायी हवाएं होती है। आपने जीके फर्स्ट पेपर में या एसएसटी पेपर में आपने दोनों में पढ़ रखा है। पवनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्थायी पवनें केवल 3 तरह की ही होती है। यहाँ पर आपको समझना होगा कर्क रेखा से 2 प्रकार की हवाएं चलती है। जो आगे चलती है, कर्क रेखा से जो आगे चलती है उनको क्या बोलते हैं? उनको व्यापारिक हवाएं बोलते हैं। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा से जो आगे हवाएं चलती है इनको व्यापारिक हवाएं बोलते हैं। और जो कर्क रेखा से जो पीछे से हवाएं चलती है, पीछे हवाएं चलती है, उनको पछुआ हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पीछे चलने वाली हवाओं क्या बोलते हैं? इनको पछुआ हवाएं कहते हैं। यानी कि पीछे जो कर्क रेखा और मकर रेखा से पीछे चलती है उनको पछुआ हवा, यानी कि ये वाली कौन सी होगी? ये पछुआ हवा हो गई। और ये आगे चलने वाली कौन सी होगी? ये व्यापारिक हवाएं होंगी। ठीक है, ये व्यापारिक और ये भी व्यापारिक। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि ये पछुआ हवाएं पीछे चलती है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि व्यापारिक हवाएं दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में व्यापारिक हवाएं इस तरह से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। यानी कि कर्क रेखा से ये इधर आ रही है ये हवा और मकर रेखा से भी ये हवा इधर आ रही है। यानी कि दोनों हवाएं व्यापारिक हवाएं आ रही है। ठीक है, एक किधर आ रही है? ये भूमध्य रेखा पर आ रही है। भूमध्य रेखा पर जब ये आएगी तो दोनों जब आपस में मिल जाएगी तो आपस में मिलने से यहाँ पर दोनों हवाएं ऊपर उड़ जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पर भूमध्य रेखा पर आने पर हवाएं ऊपर उड़ जाती है। अब ऊपर क्यों उड़ती है? यानी कि जो हवाएं यहाँ पर व्यापारिक हवाएं है और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं है, ये दोनों जब ऊपर उड़ जाती है, अगर दोनों हवाएं यहाँ पर ऊपर उठना, अब आपसे बोलोगे कि यहाँ पर हवाएं ऊपर क्यों उठ जाती है? तो कारण ये है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सर्वाधिक गति है। आप किसी भी चीज को आप जोर से घुमाओ, जोर से घुमाने के बाद में वो चीज ऊपर उड़ जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर जैसे ये हवाएं आती है तो हवाएं ऊपर उड़ जाती है और यहाँ पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, जिसके बारे में आप बहुत सी बार देखते हो किताबों में, आपको समझ में नहीं आता, उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर एक
निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। यानी कि यहाँ पर दोनों हवाएं टकराने के बाद भी, यहाँ पर हवाएं यहाँ पर आने के बाद भी, ये हवाएं यहाँ पर मिलने के बाद में, व्यापारिक हवाएं दोनों यहाँ पर मिलने के बाद में हवाएं ऊपर उड़ जाती है भूमध्य रेखा पर। ऊपर उठने के बाद में यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। निम्न वायुदाब क्यों होता है कि हवाएं ऊपर उड़ गई, उठने के बाद में नीचे की जगह खाली हो गई, खाली होने के बाद में वहां पर अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCG की स्थापना हो गई और उसी से भारतीय मानसून है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, व्यापारिक हवा। अब यहाँ पर समझना आप एक बात, आप यहाँ पर समझोगे, यानी कि मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई, उस चीज को आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये यहाँ से, ये मकर रेखा से ये हवाएं चल रही, जैसे मैंने कहा कि मकर रेखा से ये व्यापारिक हवाएं इस तरह चल रही है और ये यहाँ पर कर्क रेखा से हवाएं इस तरह से चल रही है, ठीक है। लेकिन अब आपने एक बात मैंने आपको बताई थी, कि मैं एक विद्वान था फलोन नामक व्यक्ति था, फलोन का, वो फलोन नामक व्यक्ति था, उसने ये फलोन ने कहा कि जो ये व्यापारिक हवाएं हैं, ये व्यापारिक हवाएं जैसे ही ये हवा, मान लीजिए ये हवा इस तरह चल रही है, अब ये 4 दिशा है तो ये हवा इधर चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में चल रही है। व्यापारिक हवा है ये दक्षिणी गोलार्ध में, ये उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है। लेकिन जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में आएगी, यानी कि किसके अनुसार, फलोन के अनुसार, जैसे ही ये हवा यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवा है, जैसे ही ये यहाँ पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ जाएगी। कहाँ और, दाएं ओर इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से जो व्यापारिक हवा है ये उत्तरी गोलार्ध की जैसे ही इस तरह से इधर आ रही है, आने के बाद में जैसे ही इधर प्रवेश करेगी तो ये अपने कहाँ और, ये भी अपने बाएं ओर मुड़ जाएगी। कहाँ और, ये बाएं ओर मुड़ जाएगी, जैसे ये बाएं ओर मुड़ गई इधर और ये इधर मुड़ गई। तो एक बात देखना आप कि ये हवा आ रही है विषुवत रेखा की वाली हवा, तो ये हवा जैसे ही आप सुनो, ये व्यापारिक हवा जैसे ही यहाँ पर आई, आने के बाद में व्यापारिक हवा ये आई, आने के बाद में जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी यहाँ विषुवत रेखा से, तो ये इधर घूम जाएगी। घूमने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर हिंद महासागर है, बहुत बड़ा क्षेत्र हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से ये हवाएं बहुत सारी मात्रा में जल ले लेती है, और जल लेने के बाद में ये हवाएं इधर से घूम कर इधर से आती हुई हिंद महासागर से बहुत सारा मात्रा में जल लेने के बाद में ये भारत में केरल राज्य में प्रवेश करती है। यही हवा भारत में मानसून कहलाता है। समझ गए, भारत में मानसून क्यों आता है। भारत, अब देखो ये दिशा, पहले यहाँ तो दिशा कौन सी थी, या उत्तर, और कौन सी थी, पश्चिम थी। लेकिन जैसे ही यहाँ से हुई तो ये अब आपके दक्षिण से आ रही है और पूर्व दिशा में आ रही है। अब देखो यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही है भारत में, यानी कि जो हवा है देखो यहाँ पर। अब ये मैंने लिखो कि ये कहाँ से आ रहा है, ये दिशा कौन सी है, आप नहीं बताओ कि दिशा कौन सी है, ये कहाँ से आ रही है वहाँ, तो आप कहोगे कि ये दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। ये दक्षिण से आ रहा है, जैसे दक्षिण से आ रहा है पूर्व दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व तो क्या बोलेंगे इसको, यानी कि दक्षिण पूर्वी मानसून, क्योंकि यहाँ से दक्षिण दिशा से आ रहा है और पूर्व दिशा में जा रहा है, तो दक्षिणी पूर्वी मानसून बोलेंगे भारतीय मानसून को। अब एक बात तो आपको स्पष्ट हो गई, एक बात तो यहाँ कंफर्म याद कर लेना कि भारतीय मानसून क्या है। भारतीय मानसून एक तरह से व्यापारिक हवाओं का ही विस्तार है। यानी कि आप एक बात तो यहाँ स्पष्ट कर लेना कि आपका जो भारतीय मानसून है, भारतीय मानसून क्या है, भारतीय मानसून क्या है, भारतीय मानसून क्या है, व्यापारिक पवनों का ही विस्तार है। व्यापारिक पवने ही भारतीय मानसून है। अरे व्यापारिक पवने कौन सी है, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने हैं वो क्या, जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो फलोन के अनुसार वो किधर, वो अपने दाएं ओर मुड़ जाती है, और दाएं ओर मुड़ने के बाद में भारत में प्रवेश करती है। ये चीज समझ में आ गई आपको, और प्रवेश करने के बाद में भारत में भयंकर वर्षा करती है। अब ये चीज आपको यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, यहाँ पर अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आपको इन चीजों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, पहले आपको मैप को समझ लेना है। अब आपके दिमाग में एक चीज और चलती है कि यार ये अल नीनो क्या है। अब यहाँ पर समझना ये अल नीनो क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको एक मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि अल नीनो होता क्या है। यानी कि पहले देखो, ये वाला मैप है, विश्व का मैप है। अब विश्व के मैप पे मैंने कहा था कि यहाँ पर कर्क रेखा है ये वाली भारत की। अगर यहाँ देखोगे तो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है भारत के यहाँ से, ठीक है। और भूमध्य रेखा यहाँ पर है, ये वाली भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो इस तरह से, यानी कि यहाँ से कहाँ से, नीचे से प्रवेश करती है, यहाँ से आती है, यानी कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा है, तो यहाँ से व्यापारिक पवनें आती है। तो व्यापारिक पवनें देखो,
यहाँ से आती है। तो बहुत सी बार क्या होता है, अब आप देखोगे तो ये वाला पार्ट है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जैसे ये वाला पार्ट है, ये इस पार्ट को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। उत्तरी अमेरिका यहाँ पर बना दिया मैंने, वाला ये वाला यहाँ पर बना दिया, ये दक्षिण अमेरिका यहाँ पर हो गया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ये इधर वाला पार्ट यानी कि ये वाला हिस्सा है, ये उत्तरी अमेरिका का, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया और दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से मान लीजिए ये भारत है और भारत से मुझे यहाँ पर जैसे अमेरिका जाना है, तो मैं अमेरिका यहाँ भारत से यहाँ से कोलकाता से भी जा सकता हूँ, यहाँ होकर अमेरिका होकर इधर होकर जा सकता हूँ, यानी कि यहाँ से हिंद महासागर में होकर इस ओर से जा सकता हूँ अमेरिका, और इस ओर से भी जा सकता हूँ, यहाँ से होकर भी जा सकता हूँ अमेरिका में यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरीके से जा सकता हूँ। अगर यहाँ होके जाऊंगा तो मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, और इधर होके जाऊंगा भारत से यहाँ होके जाऊंगा अमेरिका, तो मैं यहाँ पर पहुंचूंगा। कहाँ पर पहुंचूंगा? यहाँ पर पहुंचूंगा। इस चीज में समझ आ गया आपको? तो यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल नीनो है क्या। अगर अल नीनो के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पर आपको समझना है। देखो अल नीनो है क्या। अब जैसे मैंने कहा कि जो आपकी भारतीय मानसून है वो दक्षिणी, यानी कि जो दक्षिणी है वो दक्षिणी जो व्यापारिक पवन है, जिस तरह से इस तरह से आती है, आने के बाद में जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो वह इस तरह से मुड़ जाती है। अब इस तरह से मुड़ जाने के बाद में वो भारत में प्रवेश करती है। बहुत सी बार क्या होता है कि यहाँ पर एक देश चिली, यहाँ पर चिली, और यहाँ पर एक धारा चलती है यहाँ पर सागर में, उसका नाम है पेरू की धारा। क्या नाम चलती है? पेरू की धारा। पेरू की धारा यहाँ पर एक ये ठंडी धारा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेरू की धारा है यहाँ पर यह गर्म धारा, यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, तो ये धारा क्या होता है, गर्मी हो जाती है। तो गर्म होने के कारण क्या होता है कि यहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और तापमान बहुत अधिक होने के कारण वहां पर बहुत निम्न वायदा हो जाता है। तो भारत में भी गर्मी पड़ती है और यहाँ पर भी गर्मी पड़ती है, दोनों जगह गर्मी पड़ती है, लेकिन भारत की अपेक्षा यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। तो भारत की अपेक्षा यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। तो ये मानसून क्या होता है कि जो मानसून जो व्यापारिक पवने हैं वो भारत में पूरी तरह से नहीं पहुंचकर अधिकांश जो शाखाएं हैं वो अधिकांश शाखाएं इस तरह से मुड़कर और इस तरह इधर निकल जाती है, इस तरफ निकल जाती है अधिकांश शाखाएं। यानी कि पूरा का पूरा मानसून इधर नहीं आ पाता भारत में, अधिकांश जो शाखा है वो इधर निकल जाती है, उस निम्न वायदा उधर गर्मी पड़ रही ज्यादा, तो इस तरफ से कुछ भारतीय जो मानसून की शाखाएं है उधर निकल जाती है। और उस साल जिस साल यहाँ पर चिली जो देश है, यहाँ पर पेरू की जो धारा है, जहां पर भी यहाँ पर जब भी यहाँ पर गर्मी पड़ेगी बहुत अधिकांशतः, जब भी भारत में वर्षा कम होगी। क्यों? क्योंकि अल नीनो का प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल नीनो का प्रभाव, क्योंकि इधर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो अधिकांश जो भारतीय मानसून है वो उधर निकल गया, और भारत के जो मानसून है वो कमी यहाँ पर आ पाया। कारण यही है कि अधिकांश इसने खींच लिया, और जब यहाँ पर ठंड पड़ती है, यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ पर पेरू की ठंडी धारा चलती है, यहाँ अल नीनो नहीं होता है, तब भारत में बहुत भयंकर वर्षा होती है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। अरे गर्मी का पड़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर गर्मी नहीं पड़ेगी भारत में तो फिर पूरी की पूरी वर्षा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये बात आपको समझ गए होंगे। तो इस चीज को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस तरह से भारत में मानसून प्रवेश आता है, इस चीज को आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब ये मैं आपको तो ये बताया कि भारतीय मानसून क्या है, किस तरह से आता है। अगर यहाँ पर अलग अलग दशाएं हैं, किस तरह से यहाँ पर शीत ऋतु में क्या जो क्रियाविधि किस तरह से होती है, ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि किस तरह से होती है, और यहाँ पर जो मानसून की क्रियाविधि किस तरह से होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझा दूँ मैं, अगर आप यहाँ पर समझोगे। देखो मैं थोड़ी हाई लेवल की कक्षा बना रहा हूँ, मतलब कोशिश है कि आप एक बार समझ जाओ, और ये चीज़ों को समझने के बाद में आपके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल बैठ जाए। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो आपको एक चीज समझना होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और ये एक है पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। इन दोनों के बारे में आपको समझना होगा कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या है, पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है। अगर पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात करो तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम से ही भारत में क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ की जो सर्दियों में जो भूमध्य सागर से जो वर्षा होती है वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वजह से ही होती है, और पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से भारत में मानसूनी वर्षा होती है। भारत में जो मानसूनी जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? वो पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम से पश्चिम से क्या हुआ, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो सर्दियों में होने वाली वर्षा मावट वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और जब तक भारत पर जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम रहेगा
जब तक भारत के ऊपर पश्चिमी जेट स्ट्रीम रहेगा तब तक भारत में मानसून नहीं आएगा। जब यहां से पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत से चला जाएगा तब ही पूरी जेट स्ट्रीम भारत आएगा और पूरी जेट स्ट्रीम से भारत में मानसूनी वर्षा होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है, बहुत सी बार हाई लेवल क्वेश्चन आता है। और जेट स्ट्रीम क्या है? ये समताप सौर मंडल के ऊपर यानी कि 12, 13, 15 किलोमीटर के ऊपर आसमान में बहुत तेज गति से हवाएं चलती है। ऊपर वायुमंडल में, समताप मंडल में हवाएं चलती है बहुत ज्यादा। उन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो ऊपर ऊपर बादलों के ऊपर चलती है। उन हवाएं वो उनकी गति 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अलग अलग तरह की हो सकती है। वो हवाएं ऊपर चलती है, इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो हम उन हवाओं को नीचे महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीजों को आपको यहां पर समझना होगा। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आएगा कि भारतीय मानसून किस तरह से आता है। अब विस्तार से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है।